पिता के दोनों हाथ काटने पड़े। प्रिया अपने पिता रमेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। प्रिया और उसके पिता बहुत गरीब थे। प्रिया के पिता रमेश का एक ही सपना था कि प्रिया एक दिन कलेक्टर बने। इसलिए प्रिया यूपीएससी की तैयारियों में दिन रात लगी रहती थी और रमेश उसकी पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ऐसे एक दिन की बात है कि प्रिया घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पास रमेश का दोस्त राकेश घबराते हुए आता है और प्रिया से बोलता है, प्रिया बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के डॉक्टर कैंप में हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। अब प्रिया राकेश के साथ चली जाती है। डॉक्टर अंकल से बात करने पर प्रिया को पता चलता है कि उसके पिताजी के हाथ मशीन के नीचे आ गए थे, जिस वजह से उसके पिताजी के हाथों में काफ़ी चोट लगी थी और इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, इसलिए डॉक्टर को मजबूरन उसके पिता के दोनों हाथ काटने पड़े। ये सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे पिताजी के साथ ये सब क्या हो गया? राकेश बोलता है, प्रिया बेटा, तू रो मत, जो होना था वो हो गया। इस तरह राकेश प्रिया को हौसला देता है। कुछ देर बाद रमेश को होश आता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने अपनी बेटी को पाता है और उसे पता चलता है कि दोनों हाथ खो दिए हैं। प्रिया बेटा, अपने पिताजी को माफ़ कर दे। अब तेरे पिताजी तुझे कलेक्टर नहीं बना पाएंगे। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ जाती है। अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए प्रिया अब अपने पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने के बारे में सोचती है और घर से बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। परंतु ऐसे ही प्रिया का पूरा दिन निकल जाता है और प्रिया को बाहर कहीं भी काम नहीं मिलता, जिसके बाद प्रिया का मनोबल टूटने लगता है और वह एक पेड़ के सहारे बैठकर खुद से बोलती है, पिताजी, बस एक ही तो सपना है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं और एक दिन कलेक्टर बन सकूं। पिताजी का सपना कैसे पूरा करूं? प्रिया अकेले बैठकर सोच रही होती है। तभी वहां दो औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। वो दो औरतों का नाम था, एक का नाम था संजू और दूसरे का नाम मंजू। मंजू बोलती है, बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। संजू बोलती है, अरे क्यों मंजू बहन, क्या हुआ, क्या बताओ? बहन, इतनी मुश्किल से नौकरानी मिली थी, पर ना जाने क्या हुआ, अचानक से उसने भी काम छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा है दूसरी नौकरानी कहाँ से ढूंढूं। अरे कोई बात नहीं मंजू बहन, कोई नौकरानी मिलेगी तो मैं बता दूंगी। अभी मैं घर जाती हूँ। इस तरह से संजू वहाँ से चली जाती है। मंजू वहाँ से जाने लगती है कि प्रिया तभी उसके पास आती है और आकर सामने हाथ जोड़कर उससे बोलती है कि मैडम सुनिए, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मंजू बोलती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? माफ़ करिएगा मैडम, पर जब आप उनसे बात कर रही थी मैंने आपकी बातें सुन ली। आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है और मुझे नौकरी की। आप मुझे अपने घर में नौकरी दे सकती हैं? मंजू बोलती है, पर मुझे अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए जो घर का सारा काम करना जानती हो। प्रिया बोली, मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मंजू बोली, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार तुम मेरे घर चलो, मेरा घर देख लो, उसके बाद
हम वहीं पर काम और पैसे की बात कर लेंगे। प्रिया मंजू के साथ उसके घर जाती है, जहां प्रिया मंजू के पति को देखती है। मंजू के पति प्रकाश को गरीबों से सख्त नफरत थी, इसलिए वह प्रिया को घूरता रहता है। यह देखकर प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है, पर प्रिया सब कुछ नज़रअंदाज कर देती है और मंजू की बात पर ध्यान देती है। सारी बातें सुनकर प्रिया अपने घर को जाती है। अपने पिताजी को खुशखबरी देते हुए बोलती है, पिताजी आप फिक्र मत करिए, एक बहुत बड़े घर में नौकरी मिल गई है। रमेश बोलता है, बेटा अगर तुम नौकरी करने जाओगी तो अपने यूपीएससी की तैयारी कैसे करोगी? प्रिया बोलती है, पिताजी सब हो जाएगा। वैसे काम पर तो मैं 5 बजे या 6 बजे तक तो आ जाऊंगी, उसके बाद जो बीच में टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई कर लूँगी। अब राकेश भी प्रिया के बात से सहमत हो जाता है। प्रिया अगले दिन से मंजू के घर पर साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाती है। प्रिया का पहला दिन था। प्रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी अचानक से मंजू का पति प्रकाश किचन में आ जाता है और किचन में खड़े होकर प्रिया को देखने लगता है। यह सब प्रिया को कुछ अच्छा नहीं लगता और प्रिया प्रकाश से बोलती है, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? प्रकाश बोलता है, मैं गरीबों के हाथ का कुछ नहीं लेता। तुम गरीब इतने गंदे रहते हो कि तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं मेरी बीवी को नौकर रखने का इतना शौक क्यों है। प्रकाश प्रिया को उल्टा सीधा बोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है और मंजू प्रकाश से बोलती है, अरे प्रकाश तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, ये लो तुम्हारा कॉल आ रहा है। अब प्रकाश फ़ोन पर बातें करते हुए वो वहाँ से चला जाता है और प्रिया घर का काम करने लगती है। इसी तरह से प्रिया मंजू के घर में रोज़ सुबह आकर काम करती थी और शाम को वापस अपने घर पर जाकर अपने घर का भी सारा काम करती, साथ ही अपने पिताजी की देखभाल भी करती और 4 बजे उठकर यूपीएससी की तैयारी करती। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते यूपीएससी का एग्ज़ाम पास आने लगता है। इसलिए प्रिया अब कुछ किताबें लेकर काम करने के लिए जाती थी और घर का काम ख़त्म करके किचन में बैठकर यूपीएससी की तैयारियों में लग जाती है। पर प्रकाश एक दिन उसे किचन में पढ़ाई करते हुए देख लेता है और उसकी किताबें छीनते हुए उससे बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घर की सफाई के लिए रखा गया है कि पढ़ाई करने के लिए? प्रिया बोलती है, वो सर मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, थोड़ा समय बचा तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लूँ। प्रकाश बोला, क्यों? प्रिया बोली, सर मेरे पिताजी का एक ही सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और एक दिन कलेक्टर बनकर उनका सपना पूरा करूं। प्रकाश बोला, अपनी औकात देखी है? भूलो मत तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करती, समझी? प्रिया बोली, पर सर। प्रकाश बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त आने वाला है और तुम अपने काम पर लग जाओ। इतना बोलकर प्रकाश किताबें लेकर अपने कमरे में चला जाता है और एक बार फिर से बेचारी प्रिया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद प्रकाश का दोस्त उसके घर पर आता है और मंजू के गैर मौजूदगी में दोनों मिलकर पार्टी करने लगते हैं। तभी प्रिया उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और प्रकाश प्रिया को देखकर अपने दोस्त से बोलता है, अरे दोस्त तुम जानते हो इस बार मेरी बीवी ऐसी नौकरानी लाई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इन मैडम जी को कलेक्टर जो बनना है। दोस्त बोलता है, अच्छा तो यह नौकरानी कलेक्टर बनेगी और इसके ऑफिस के बाहर
खड़े होकर हम इसे सलाम ठोकेंगे। और वो बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर प्रकाश बोलता है, उसके बूढ़े बाप का सपना जो है, कहीं ऐसा न हो इसके बूढ़े बाप का और इस नौकरानी का सपना सपना ही रह जाए। इस तरह से प्रकाश और उसके दोस्त प्रिया और उसके पिताजी का मजाक बनाने लगते हैं। प्रिया से और बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में प्रकाश और उसके दोस्त से बोलती है, बस अब बहुत हो गया। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने पिताजी की नहीं। मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक कलेक्टर बनूँ। मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देख लेना तुम सब, एक दिन यही नौकरानी यूपीएससी की परीक्षा पास करेगी और तुम सब देखते रह जाओगे। प्रकाश बोलता है, हाँ, तेरे पास आएंगे और हम सब तेरे आगे हाथ फैलाएंगे। नौकरानी भूल मत, तू एक नौकरानी है, समझी। इस तरह प्रकाश प्रिया को काम से निकाल देता है। प्रिया लोगों के ताने और जिल्लत सहती रहती है पर फिर भी वह अपने हिम्मत को टूटने नहीं देती। यूपीएससी की परीक्षा देती है। प्रिया परीक्षा में दूसरे स्थान पर आती है और बहुत जल्द एक दिन वो कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद प्रकाश उसी दोस्त के साथ कलेक्टर से मिलने जाता है, जहां प्रकाश की मुलाकात कलेक्टर के रूप में प्रिया से हो जाती है और प्रकाश प्रिया को देखकर हैरान हो जाता है। और प्रिया प्रकाश और उसके दोस्त से बोलती है, कहते हैं ना, कभी कभी हमारी जुबान पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। देखो, आज मैं कलेक्टर बन गई और तुम लोग मेरे पास अपनी सिफारिश लेकर आए हो। प्रकाश बोलता है, देखो, अगर तुम हमारा काम कर दो हम तुम्हें मुँहमांगी रकम देंगे। प्रिया बोलती है, मैं तुम्हारी सिफारिश खारिज करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम लोग से मुझे बदला लेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आज भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुम रिश्वत की बात नहीं करते तो मैं शायद तुम्हारी बात भी सुन लेती। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करके अंदर बुलाऊं, दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस तरह से प्रिया अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने पिताजी का सपना पूरा कर लेती है और साथ ही अपने अपमान का बदला भी ले लेती है।